हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है ई कॉमर्स ऑपरेटर। ये टॉपिक है फ्रॉम आवर सीरीज कॉन्सेप्चुअल सीरीज और इसके अंदर हम इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो आपके सामने आने वाली है उसके अंदर इसी चैप्टर के क्वेश्चंस का एनालिसिस करके मैं आपके लिए डालने वाला हूँ, सो स्टे ट्यून फॉर दैट ऑल्सो। अब इस चैप्टर को प्रोसीड करते हैं। तो भाई सबसे पहले हमें ये देखना है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर होता क्या है। तो अगर मैं आपको ब्रीफली बताऊं तो ई कॉमर्स ऑपरेटर आपका जैसे कि अमेजोन हुआ, फ्लिपकार्ट है, ओला है, उबर है, अर्बन क्लैप है, ओयो रूम्स है, ये सारी चीज़ें आपके ई कॉमर्स ऑपरेटर के अंदर आती है। डिफरेंट चीज़ें यानी कि गुड्स और सर्विसेज दोनों ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। अब इनका जो दोनों केसेस में अलग अलग ट्रीटमेंट होने वाला है उसको हम यहाँ पर ब्रीफली देखने वाले हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी योर कॉन्सेप्ट फॉर दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं। सेंटर पॉइंट में हमें रखना होगा ई कॉमर्स ऑपरेटर को, ठीक है। यहां पर आएगा हमारे पास एक सप्लायर, जो कि सप्लायर हो सकता है या तो गुड्स का या फिर सर्विसेज का, और एंड में हमारे पास आएगा कस्टमर। तो भाई पूरा का पूरा प्रोसीजर किस तरीके से होने वाला है वो होगा कि भाई सप्लायर को अपने गुड्स सेल करने हैं। अभी हम सिर्फ और सिर्फ गुड्स की बात कर रहे हैं और ई कॉमर्स ऑपरेटर की बात कर रहे हैं। सर्विसेज में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं तो उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग दिस पॉइंट। तो भाई अभी आप भूल जाओ सर्विस को, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट अ प्रोवाइडर ऑफ गुड्स, ठीक है। तो भाई अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि वो गुड्स बेच रहा है, और इस एग्जाम्पल को और सिंप्लीफाई करने के लिए हम एक ब्रांड भी ले लेते हैं, चलो कि लेट्स टेक अमेजोन। ओके, अब अमेजोन का पूरा सिनेरियो को लेके हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, पूरी की पूरी चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो भाई क्या हुआ, अब हमें आपके दिमाग में क्वेश्चंस क्या क्या आएंगे कि भाई जीएसटी की प्रोसीडिंग्स में घुसने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, ठीक है। तो क्या ई कॉमर्स ऑपरेटर यानी अमेजोन को रजिस्ट्रेशन लेना होगा? तो भाई देखो, एक बात आप जानते हो कि अमेजोन इज़ नॉट इन द टैक्सेबल टेरिटरी ऑफ इंडिया, वो यूएसए से ऑपरेट करता है। बट पहली बात तो हम यही देखेंगे फिर कि भाई क्या वो टैक्सेबल टेरिटरी ऑफ इंडिया में है, तो वो नहीं है। दूसरी चीज़ हम ये देखेंगे कि क्या उसका कोई ऑफिस है या रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ पर जो उसकी सारा जो वर्किंग है वो यहाँ पर हो रही है, तो यस है। तो भाई इस केस के अंदर आप वो एक रजिस्ट्रेशन लेगा और जीएसटी का कंप्लायंस करेगा। इन केस मान लो कि भाई अमेजोन इतनी बड़ी कंपनी एमएनसी ना होती, छोटी मोटी कंपनी होती, तो हो सकता है कि उसका यहाँ पर ऑफिस ना होता, तो उस केस में उसको किसी इंसान को हायर करना होता जो इसके बिहाफ में ये सारे के सारे एक्टिविटीज़ को टेक पार्ट करता। तो इस चीज़ से ये कंक्लूड होता है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर का रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। अगर वो खुद यहाँ पर है तो वो रजिस्टर्ड है, उसका अगर कोई ब्रांच या ऑफिस यहाँ पर है तो वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, और दोनों में से कुछ भी नहीं है तो वो किसी एक इंसान को स्पेसिफिकली फॉर द पर्पज ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड जीएसटी कंप्लायंस यहाँ पर बिठाएगा जो उन सब चीज़ों को देखेगा। सो दिस इज हाउ इंपॉर्टेंट द रजिस्ट्रेशन क्राइटेरिया फॉर ई कॉमर्स ऑपरेटर इज। एक बात और ध्यान रखनी है कि जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है वो एज अ ई कॉमर्स ऑपरेटर होना चाहिए। ही शुड नॉट बी इन द कैपेसिटी ऑफ एजेंट। वो एक सेपरेट सर्विस प्रोवाइड करा रहा है प्लेटफॉर्म की, वो एक एजेंट नहीं है। ही इज नॉट मियरली एन एजेंट फॉर योर गुड्स और योर सर्विसेज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सप्लायर ऑफ गुड्स। क्या सप्लायर ऑफ गुड्स को रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है? तो भाई क्या हम देखेंगे इसमें कि उसकी जो 20 लाख की जो टर्नओवर लिमिट्स हमें रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में दी गई हैं, क्या उनको ध्यान में रखना है या उसको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाएगा जस्ट लाइक ई कॉमर्स ऑपरेटर? ई कॉमर्स ऑपरेटर में भी हमने उसकी टर्नओवर लिमिट नहीं देखी थी, हमने बस ये देखा कि आप प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहे हो, आपको रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, ठीक है। तो सेम वे गुड्स के केस में भी यही दिया गया है, गुड्स को भी कंपलसरी रखा गया है कि भाई आपको यहाँ पर रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। अब देखते हैं कि इनका जो कमर्शियल ट्रांजैक्शन है वो कैसे हो रही है। एक सप्लायर है गुड्स का, उसको गुड्स सेल करने हैं अमेजोन के थ्रू कस्टमर को, तो गुड्स भाई यहाँ से जाएंगे कस्टमर के पास। अमेजोन इज जस्ट प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म जहाँ से कस्टमर जो है उन गुड्स को एक्सेस कर सकता है, वो देख सकता है कि मुझे क्या क्या खरीदना है, ठीक है। लेकिन जब पेमेंट आएगी तो पेमेंट का गेटवे जो है वो पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज किया हुआ है अमेजोन ने। तो पेमेंट आएगी पहले अमेजोन के पास, कस्टमर ने यहाँ पर करी आपको पेमेंट, ओके, ये आ गया आपके पास पेमेंट, और फिर आपको ये पेमेंट वापस करनी है सप्लायर ऑफ गुड्स को, बीच में आपका जो भी सर्विस चार्ज है वो कट करने के बाद। तो क्या यहीं पर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा? क्या यहीं पर सारी ट्रांजैक्शन कंक्लूड हो जाएगी? द आंसर इज नो। इतना आसान गवर्नमेंट नहीं बना सकती। तो ये तो हमने देख लिया कि भाई ये एक सेपरेट रजिस्टर्ड एंटिटी है जिसको अपना जीएसटी कंप्लायंस खुद करना है, ठीक है। ये अपना आईटीसी ले सकता है, अपना सब कुछ कर सकता है। ई कॉमर्स भी अपने आप में एक सेपरेट एंटिटी है, ये भी अपना जीएसटी कंप्लायंस खुद कर रहा है। कैसे कैसे हो रहा है, यहाँ पर ट्रांजैक्शन क्या क्या हो रही है ये देखो, आपको आगे क्वेश्चन में भी ये चीज़ बहुत काम आएगी। तो भाई सबसे पहले अमेजोन क्या कर रहा है, अमेजोन पैसा ले रहा है आपसे एक प्लेटफॉर्म फीस, लेट्स से, ठीक है, प्लेटफॉर्म फीस ले रहा है अमेजोन आपसे। आप अमेजोन को प्लेटफॉर्म फीस पे कर रहे हो, तो यहाँ पर अमेजोन के लिए तो बन गई आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी,
और क्योंकि आपने अमेजोन से सर्विसेज ली हैं तो आपके लिए बन गई इनपुट टैक्स लायबिलिटी। तो बेसिकली जो प्लेटफॉर्म फीस आपने जो अमेजोन को पे की, लेट से आपने 1 लाख रुपए पे किया, तो उस 1 लाख का जो आईटीसी होगा वो आप ले सकते हो। वो जो 1 लाख होगा वो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी ई कॉमर्स ऑपरेटर की। ठीक है। दूसरी चीज़ हो रही है कि कस्टमर से अब जो पेमेंट आ रही है वो पैसा आपके अमेजोन आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहा है, वो जो प्लेटफॉर्म फीम है ये डिडक्ट करके। तो बेसिकली अब क्या होने वाला है कि इनको टीसीएस काटना पड़ेगा आपका। ठीक है। जितनी भी पेमेंट आपके पास आ रही है थ्रू अमेजोन, यानी कि इनडायरेक्टली आ रही है ना, पास थ्रू हो रही है, कस्टमर दे रहा है ई कॉमर्स ऑपरेटर को, ई कॉमर्स ऑपरेटर दे रहा है आपको, तो आपके ऊपर लग जाएंगे टीसीएस के प्रोविजंस जो कि दिए गए हैं अंडर सेक्शन नंबर 52। ठीक है। तो आपको यहाँ पर टीसीएस कटेगा। उस टीसीएस का आप बाद में क्रेडिट ले सकते हो एज आईटीसी, यानी कि ई क्रेडिट लेजर के अंदर ही आप उसका क्रेडिट ले सकते हो और आपको वो अमाउंट पे नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि आप वो ऑलरेडी आपका डिडक्ट हो चुका है। लेट्स से कि 1% यहाँ पर टीडीएस कट गया, 1% जो कि रेट है, 1% आईजीएसटी है और 0.5% प्लस 0.5% आपका सीजीएसटी एंड एसजीएसटी है। तो ये आपका डिडक्ट हो गया। तो भाई आपके पास यहाँ पर जो आईटीसी जो आपने 18% फॉर लेट्स से आप आईटीसी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आपकी बनती है, तो आप उसमें 1% यहाँ पर आपका ऑलरेडी पे हो चुका है, तो उसको आप यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है। तो भाई यहाँ पर ये सारे पॉइंट हो गए। अब हम बात करते हैं होली एंड सोली सर्विसेज के बारे में। सर्विसेज का पॉइंट में अगर मैं बात करूं टीसीएस की, तो टीसीएस का पॉइंट ऑलमोस्ट क्या बिल्कुल पूरी तरह से सेम ही है कि सर्विस के केस में भी जो भी पेमेंट पास थ्रू होके जा रही है ई कॉमर्स की तरफ से उस पर टीसीएस कटेगा। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जहां पर टीसीएस नहीं कटेगा। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं, लेट्स डिस्कस। तो भाई सबसे पहले तो आपके पास यहाँ पर मैं इसको बाइफरकेट कर देता हूँ, 2 टाइप की सर्विसेज आ गई। ठीक है। एक आ गई जिसके अंदर टीसीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और दूसरा आ गया आपके पास वो चीज़ें जहां पर आपके जीएसटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, किसकी, ई कॉमर्स ऑपरेटर की। अब ये चीज़ें कैसे होने वाली है, तो लेट्स से आप कैब की सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हो। ठीक है। आप अदर देन ओमनीबस एक एक्सेप्शन है, अदर देन ओमनीबस आप कैब की सर्विस प्रोवाइड करा रहे हो या फिर आप रेस्टोरेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हो, रेस्टोरेंट सर्विसेज। तो भाई इन 2 सिचुएशंस के अंदर क्या होने वाला है, एक्सेप्ट इसमें भी एक एक्सेप्शन है, उसमें ओमनीबस थी एक्सेप्शन, इसके अंदर एक्सेप्शन है कि अगर वो रेस्टोरेंट जो है वो किसी ऐसे होटल के अंदर है जिसका पर डे रूम का जो चार्ज है वो अबव 7,500 रुपीज़ है, तो ये इसकी एक्सेप्शन है। तो भाई इन सब केसेस के अंदर, इन 2 केसेस के अंदर कंपल्सरीली जो है, चाहे सामने वाले बंदे को रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट हो या फिर ना हो, 100% जो टैक्स पे किया जाएगा वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू किया जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर जीएसटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। और देखो है तो ई कॉमर्स एक ही चीज़ ना, तो वो ज़्यादा भार नहीं ले सकता। ठीक है। उसने साफ कह दिया कि भाई मैं या तो जीएसटी संभालूंगा या टीसीएस, दोनों काम मत बोलो मेरे को। तो यहाँ पर उसको ये चीज़ क्लियर की गई है कि अगर जीएसटी ही आप पे कर रहे हो, हम टीसीएस सिर्फ और सिर्फ इसलिए कलेक्ट कर रहे हैं ताकि हम जीएसटी को इंश्योर कर सके, तो जीएसटी ही आप पे कर रहे हो, तो ओवर एंड अबव दैट आपसे टीसीएस काटने को पॉइंट बनता ही नहीं है। तो यहाँ पर जहाँ जीएसटी ई कॉमर्स ऑपरेटर पे कर रहा है वहाँ पर टीसीएस के प्रोविजन नहीं लगेंगे, सेक्शन 52 वहाँ पर नहीं लगता। अब मैं बात करता हूँ कौन कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जहाँ पर टीसीएस कटेगा आपका। तो वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, वहाँ पर 2 मैं ऐसे लोगों का नाम लूँगा। एक तो हो गया हमारे पास ओयो और दूसरा हो गया हमारे पास अर्बन क्लैब। बेसिकली अगर इसको जनरलाइज करूँ तो ओयो है कि भाई रेंटिंग ऑफ रूम की जो सर्विसेज है वो केसेस में रेंटिंग ऑफ रूम्स की जो सर्विसेज है उसकी बात हो रही है, और अर्बन क्लैब में बात हो रही है हाउस कीपिंग सर्विसेज की। तो भाई हाउस कीपिंग रेंटिंग ऑफ रूम एक तरह से देखा जाए तो बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री सी चीज़ें लग रही हैं, क्योंकि जो रूम्स हैं उन्हीं में आपको हाउस कीपिंग की जरूरत पड़ सकती है, तो इट्स ईजी टू रिमेंबर। नाउ अब इसमें क्या है कि अगर ये जो 2 लोग हैं इनको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेट्स से इनकी टर्नओवर जो है वो 10 लाख या 20 लाख एक्सीड नहीं की है, तो उस केस के अंदर तो आपको ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है वो इनका जीएसटी संभालेगा। ओके। बट अगर आपको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है, यानी कि आपकी टर्नओवर 10 लाख या 20 लाख से ज़्यादा है, तो उस केस के अंदर ई कॉमर्स सिर्फ और सिर्फ आपका टीसीएस कलेक्ट करेगा। बाकी जो जीएसटी का काम है, आप इतने बड़े हो चुके हो, आप खुद कर सकते हो। तो भाई ये था सर्विसेज वाला पार्ट। अब इसमें 2 टॉपिक आपके लिए अच्छे से मैंने मर्ज कर दिए हैं। इन चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से याद में रखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको इसका इंडिविजुअल क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है, प्लस ये किसी बड़े क्वेश्चन का पार्ट भी बन सकता है। तो भाई आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब अगर इसको नटशेल में बताऊं तो भाई गुड्स के केस में तो इन एवरी केस आपका टीसीएस कलेक्ट करना होगा ई कॉमर्स ऑपरेटर को।
ठीक है, क्योंकि सब गुड्स का जो सप्लायर है उसको भी रजिस्टर्ड होना है और ई कॉमर्स को भी, तो वो अपना अपना संभाल सकते हैं, वो बहुत बड़े बच्चे हैं। उसके बाद बात करूँ मैं सर्विसेज की, तो सर्विसेज के अंदर मेरे पास अगर मैं 4 टाइप की सर्विसेज बन गई, ठीक है। मेरे पास आ गया कैब, मैं एक जनरल सा वो आपको आके सामने रख रहा हूँ, और दूसरा आ गया रेस्टोरेंट, ठीक है। तो ये 2 सर्विसेज मेरे पास हो गई जिन केसेस के अंदर रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट हो चाहे ना हो, ई कॉमर्स ऑपरेटर को ही 100% आउटपुट टैक्स लायबिलिटी उसकी बनती है, ठीक है। एक्सेप्शन जो मैंने आपको बताया था, ओमनी बस आ गया इसका, और 7,500 पर जो रूम चार्ज किसी होटल का है, वहाँ से रेस्टोरेंट से खाने की सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, तो वो वहाँ पर आपको सिर्फ TCS का प्रोविजन देखना है, वहाँ पर आपका ये रिक्वायरमेंट नहीं आएगी 100% GST लायबिलिटी वाली। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आ गया हमारे पास कौन कौन सा, आपके पास आ गया रेंटिंग ऑफ रूम्स, और दूसरा आ गया हमारे पास हाउसकीपिंग। इन 2 केसेस के अंदर आपको क्या करना है कि अगर वो रजिस्टर्ड है तो उस केस के अंदर तो TCS, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो भाई GST। बस आपको यही आइडेंटिफाई करना है कि ई कॉमर्स यहाँ पर क्या करेगा, GST काटेगा, GST का काम करेगा या फिर TCS काटेगा। जहाँ गुड्स दिख जाए TCS कर दो, सर्विसेज में आपको ये थोड़ा सा बाइफरकेट करना पड़ेगा, आपको इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। तो भाई मोटा मोटा यही है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ई कॉमर्स ऑपरेटर का। मैंने आपको पूरा का पूरा मैकेनिज्म समझा दिया कि भाई ई कॉमर्स ऑपरेटर काम कैसे करता है, क्या क्या चीज़ें उसको देखनी होती हैं। सो इस वीडियो में गाइस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।